वो नहायत हसीन व जमील और पुरकशिश जवान था। एक दिन शिकार पर जाते हुए इसकी मुठभेड़ शेर बानो से हो गई, जो बज़ाते खुद हुस्न का मुजस्मा थी। इसे देखते ही शेर बानो अपना दिल हार बैठी थी। अब वो रोज़ाना यूसुफ खां का इंतज़ार करती कि इसे देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा सके, और फिर ज़्यादा दिन इससे सब्र ना हो सका और एक दिन इसने यूसुफ खान को रोक कर अपने दिल का हाल कह सुनाया। इसकी शक्ल व सूरत ऐसी ना थी कि यूसुफ खान इनकार करने के काबिल होता। वो भी दिलो जान से इस पर फरिफ्ता हो गया। यूसुफ खान का ताल्लुक किसी अमीर घराने से नहीं था। इसी तरह शेर बानो का ताल्लुक भी सफ़ेद पोश तबके से ही था। बाज़ाहिर नज़र इनकी मोहब्बत की राह में कोई रुकावट मौजूद नहीं थी। बस यूसुफ खान शेर बानो का रिश्ता लेकर अपने सरपरस्तों के हमरा इसके घर पहुंच गया। लेकिन ये तो उसूल दुनिया है कि दुनिया वाले मोहब्बत की राह में रुकावटें डालते रहे हैं। शेर बानो के हुस्न की वजह से इसके भी कई तलबगार थे। शेर बानो के वालिदैन ने यूसुफ खान को टालने के लिए एक बहुत बड़ी रकम का मुतालबा कर दिया। इतनी रकम कि इसकी अदायगी यूसुफ खान की बसात से क्या इसके पूरे ख़ानदान की बसात से बाहर थी। मगर वो आशिक सादिक ज़रा ना घबराया और शेर बानो की वालिदैन से मोहलत तलब करके रकम के हुसूल के लिए अपना घर बार छोड़कर अकबर बादशाह की फ़ौज में मुलाजिम हो गया और एक अच्छा सिपाही था। जल्द ही इसने अकबर की फ़ौज में अपने कदम जमा लिए और फिर इसकी खुशकिस्मती के किसी बागी रियासत के नवाब की सरकोबी के लिए अकबर ने इस एक लश्कर भेजा और यूसुफ की सलाहियतों को देखते हुए इस मुख्तसर लश्कर की सिपह सलारी से सौंप दी। इस जंग में यूसुफ खान को फतह हुई। अकबर बादशाह इसकी कारकर्दगी के मुतालिक सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और इसने खुश होकर इसे शर्फ़ मुलाकात बख्शा। दौरान मुलाकात इसने यूसुफ खान से अपनी फ़ौज में इसकी शमूलियत की वजह दरियाफ्त की। जब अपन यूसुफ खान ने सारी कहानी कह सुनाई, बादशाह ने इसी वक्त इतनी रकम यूसुफ खान के हवाले करने का हुक्म दिया जिससे वो शेर बानो के वालिद का मुतालबा पूरा कर सके और फिर रकम की हिफाजत और यूसुफ खान को बहिफाजत इसके इलाके तक पहुँचाने के लिए सिपाहियों का एक दस्ता भी इसके हमरा रवाना किया। यूसुफ खान करीबन 10 बरस बाद वतन वापस लौट रहा था। इसकी बदकिस्मती कि जिस वक्त वो अपने इलाके में पहुंचा, इसे इतला मिली कि शेर बानो की शादी किसी और से तय पा गई है। यूसुफ खान को ये इतला सवाबी के मशहूर गांव दो बयान में मिली। यूसुफ खान वहां पड़ाव डालने की तैयारियों में था और ये खबर सुनते ही वो बगैर किसी ताख़ीर के शेर बानो के गाँव शेरा गुंडा की जानिब रवाना हुआ। वहाँ पहुंचकर इसने सारी रकम शेर बानो के वालिदैन के कदमों में ढेर कर दी। मगर अब इसमें एक दूसरा ख़ानदान भी मुलव्वस हो गया था। जिस ख़ानदान के लड़के से शेर बानो की निस्बत तय हुई थी, वो हथियार सौंध कर बाहर निकल आए और लड़ने मरने पर तैयार हो गए। यूसुफ खान भी कहाँ पीछे हटने वाला था। अपनी जिस महबूबा के लिए इसने दर दर की खाक छानी थी, वो इसे किसी दूसरे के हवाले करने पर कैसे तैयार हो सकता था। दोनों तरफ के जंगजू आमने सामने हो गए। घमसान का रण पड़ा जिसमें दोनों तरफ के काफ़ी लोग मर गए। इस लड़ाई में फतह यूसुफ खान की ही हुई और वो बालाखर शेर बानो को हासिल करने में कामयाब हो गया। अपनी दुल्हन को लेकर वो घर पहुंचा। वो मन्नतें मुरादें पूरी करने होने की रात थी। जब वो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने के लिए नज़दीक हुआ तो शौक वशिंग महबूबा ने एक अजीब शर्त रख दी। कहने लगी, यूसुफ खान, जब तुम्हें मैंने पहली दफ़ा देखा था तो तुम हिरन के शिकार के लिए जा रहे थे और अब मैं मुंह दिखाई में भी हिरन के गोश्त की तलबगार हूँ। ऐसा हिरन जो तुमने अपने हाथों से शिकार किया हो। यूसुफ खान ने महबूबा की शर्त जो तुमने अपने हाथ से शिकार किया हो। यूसुफ खान ने महबूबा की शर्त पर तस्लीम खम किया और रात के इसी पहर तीर कमान उठाकर करमाड़ पहाड़ी के जानब रवाना हुआ। वह महबूबा से वसल में मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके 2 पालतू कुत्ते भी इसके हमरा थे और फिर इसकी बदकिस्मती के पहाड़ की बुलंदी पर इसका पाँव फिसला और महबूबा की शर्त पूरी करने की हसरत में दिल में लिए वो करीबन 100 मीटर गहराई में जा गिरा। वफादार जानवर मालिक को गिरता देखकर भौंकते हुए वापस घर की तरफ रवाना हुए। घर वालों ने 2 कुत्तों को दर्दनाक अंदाज में भौंकते देखकर जान लिया कि यूसुफ खान के साथ कोई हादसा पेश आ गया है। कुत्तों के पीछे दौड़ते हुए जब वो इस जगह पहुंचे तो यूसुफ खान अपनी जगह पर आखिरी सांस ले रहा था। गम से निरहाल महबूबा ने ताबाना महबूब के शौहर का सर अपनी गोद में रखा और यूसुफ खान इसे हसरत भरी नज़रों से देखता हुआ खालिक हकीकी से जा मिला।
यूसुफ खान को इसी पहाड़ी की चोटी पर दफन किया गया। इसके बाद शेरबानो भी ज़्यादा अरसा जिंदा ना रह सकी और जल्द ही इसकी रूह अपनी महबूब से जा मिली और इसे भी इसके महबूब के पहलू में दफन कर दिया गया। इनकी कब्रें आज भी इस पहाड़ी की चोटी पर मौजूद हैं और मोहब्बत करने वाले वहाँ अपनी मोहब्बत के हसूल के लिए दूर दराज से मन्नतें मांगने के लिए आते हैं ताकि इनकी मोहब्बत कामयाबी से हमकिनार हो। अब यहाँ मन्नत पूरी होती है या नहीं ये तो खैर अल्लाह को पता है, मगर जोहला ने अकीदा यही बनाया हुआ है। पश्तो के मशहूर शायर जोशी अली हैदर ने यूसुफ खान और शेरबानो के मुताल्लिक़ काफ़ी दर्दनाक अशार कहे हैं जिन्हें पढ़कर आंखें नम हो जाती हैं। उस्ताद उमर दराज दर्दनाक कहानी ख़त्म होते हुए पूछने लगा, अब बताओ ज़ीशान, क्या तुमने यूसुफ खान की तरह दुल्हन वालों की शर्त पूरी की है? नहीं सर, मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, मैं तो फ़िलहाल यूसुफ खान के कलीवाल गाँव वालों से फायरिंग के ढंग सीखने आया हुआ हूँ। उस्ताद उमर दराज बेसाख्ता हंस दिया। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। मैंने इस बात में सर हिला दिया। अगले दिन हमने सुबह की नमाज़ के बाद नाश्ता किया और फिर करमाड़ पहाड़ के दामन में पहुंच गए। आज मुझे वहां मोहब्बत की अनोखी दास्तान के दोनों किरदारों की खुशबू बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। उस्ताद उमर दराज अपने एक दोस्त को भी मददगार के तौर पर साथ ले आया था। घी के गंस्तर से बनाया गया हदफ, जिसकी हैयत बिल्कुल दरमियानी जसामत के आदमी जितनी थी, इस पर सफ़ेद कागज़ चिस्मा किया गया था। हदफ हमने पहाड़ी की जड़ में गाड़ दिया और इसके साथ एक गहरे गड्ढे में अपने साथ लाने वाले आदमी को भी बिठा दिया। इसका काम हमें गोली लगने की जगह इशारे से बताना था और फिर गोली से बनने वाले सुराख पर गूंद से एक छोटा सा कागज़ चिपकाना था, क्योंकि हम हर गोली के बाद हदफ को करीब से नहीं देख सकते थे। हम 500 मीटर के फासले पर पहुंचकर फायर करने लगे। इस दौरान उस्ताद उमर दराज अपनी रात की गुफ्तगू का अमली तौर पर ब्रोए कार लाने के बारे में बताता रहा। 500 मीटर से कामयाब फायर के बाद हम 600 मीटर पर चले गए। इसी तरह फासला बढ़ाते बढ़ाते आखिर में हम 900 मीटर से फायर कर रहे थे। पहली दोनों गोलियों में टारगेट हिट नहीं कर सका था। उस्ताद उमर दराज ने कहा, देखो बेटे, ड्रैगनो राइफल से 1000 मीटर के फासले तक हदफ को निशाना बनाया जा सकता है और तुम 900 मीटर के फासले पर नाकाम हो रहे हो। वजह मालूम है? मेरे नफ़ी में सर हिलाने पर इसकी बात जारी रही। इसकी 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 कि तुम्हारा एम्यूनिशन काफ़ी देर से धूम में पड़ा है। मैंने जानबूझकर ये बात नज़रअंदाज किए रखी कि शायद तुम गौर कर लो, मगर तुमने तवज्जो ना की। और जानते हो, जब एम्यूनिशन गर्म होता है तो इसकी वजह से चैम्बर में प्रेशर पड़ता है और गोली निशाने पर नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि तुम पहली दफ़ा ड्रैगनो राइफल से फायर कर रहे हो और ये एक आम स्नाइपर राइफल के बरक्स सेमी ऑटोमेटिक है। इस वजह से आम स्नाइपर राइफल के बरक्स इससे फायर करते वक्त झटका ज़्यादा लगता है और लाशौरी तौर पर इस झटके को सहारने के लिए राइफल पर तुम्हारी गिरफ्त सख्त हो रही है। इसके अलावा तुम इस झटके को सहारने के लिए कंधे को भी थोड़ा सा आगे कर रहे हो। तीसरी बात यह है कि धूप बहुत तेज़ हो गई है। ये वक्त आइडियल फायर के लिए गैर मौजू है। सर, ज़रूरी तो नहीं कि अमली ज़िंदगी में हदफ मौजू वक्त में आए। देखो, पहले तो इन गलतियों को दुरुस्त करो जो आसानी से दुरुस्त की जा सकें। मतलब एम्यूनिशन को धूप से बचाओ, राइफल को फायर से होने वाले झटके को सहारने के लिए वो गलती ना करो जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये तो मैं कर लूँगा सर, मगर धूप से कैसे बचूँगा? धूप से बचाओ मुमकिन नहीं। ये हदफ को तो बड़ा किया जा सकता, पर हदफ को तो बड़ा किया जा सकता है। मैं समझा नहीं। मेरे लहजे में हैरानी थी। अच्छा ये बताओ, एक इंसान के सर का हुजम कितना होता है? करीबन 8 से 10 इंच ऊंचा और 6 इंच चौड़ा। गुड, क्या करे इसने को और सर को निकालकर ऊपरी धड़ कितना लंबा चौड़ा होता है? करीबन 2 फुट लंबा और 18 से 20 इंच चौड़ा। बाजू शामिल नहीं है तो बस सर के बजाय छाती में गोली मारो। स्नाइपर राइफल की गोली अगर किसी की छाती में लग जाए तब भी इसका बचना मुश्किल हो जाता है और हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर दूसरी गोली भी मारी जा सकती है। उस्ताद उमर दराज की बात मेरी समझ में आ गई थी, इसलिए तीसरी और चौथी गोली मैंने कामयाबी से हदफ की छाती में मार दी। उस्ताद उमर दराज ने मेरी पीठ ठोंकी। देखा, बस इतनी सी बात थी, बहुत जल्दी तो तुम्हारी समझ में आ गई। जी सर, मैं सादतमंदी से बोला। हालांकि मैं कह सकता था कितनी जल्दी कहाँ आई, मैं कई साल से स्नाइपर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मगर ऐसा कहना उस्ताद की बेअदबी होता। अच्छा, खाना खाने चलते हैं, इसने कहा और मैंने इस बात में सर हिला दिया। खाना हमने घर जाकर खाया। इसके बाद हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और दोबारा इसी जगह पहुंचकर फायर की मशक करने लग गए। शाम की अजान के साथ हमने मशक ख़त्म की और घर लौट आए। रात गए उस्ताद उमर दराज मुझे अपने वाक़यात ऐसे अंदाज में सुनाता रहा जिनमें फ़ायर की बारीकियों और मौका महल की मुनासबत से एक स्नाइपर की तरजीहात वाज़ह होती।
अगले दिन भी हम दोपहर तक मशक करते रहे। इसके बाद मैं उस्ताद उमर दराज से इजाज़त लेकर वापसी के लिए रवाना हुआ। स्वाबी की हदूद तक अनदेखे यूसुफ खान पर छाइयाँ मेरे सोच में गर्दा रही। अपनी यूनिट में पहुंचकर मैं इस कहानी को जहन से झटक कर अपने कोर्स की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। यूं भी इस जालिम दुनिया में जाने कितने यूसुफ खान और कितनी शेरबानो समाज के अंधे कानून की बड़ी चढ़ गए होंगे, और अगर कोई सख्त जान हर आजमाइश अबूर करके अपनी मोहब्बत के करीब पहुंच भी गया हो तो मुकद्दर ने इसे अपने औंधे मुंह गिरा दिया होगा। सोमवार को मैंने पहली मशक ही में 1300 मीटर के फासले से सारी गोलियां हदफ पर हिट कर दी। हम हैवी स्नाइपर राइफल से फायर कर रहे थे और इसी राइफल की टेलीस्कोप साइट के बारे में पढ़ने के लिए हम में से 2 स्नाइपर्स ने अमेरिका भी जाना था। इसकी कारगर रेंज 2000 मीटर है। सूबेदार तसव्वुर साहब ने मुझे खुसूसी शाबाश दी थी। बाकी का दिन भी मेरा